जी हाँ, नमस्कार। मैं हूँ संतोष कुमार द्विवेदी। प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए जो कि कक्षा 12 में अध्ययनरत हैं वर्तमान में, उनका चैप्टर नंबर 2 राजा, किसान और नगर का महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर लेकर हाजिर हूँ। अध्याय नंबर 2, विषय इतिहास, नाम है राजा, किसान और नगर। प्रस्तुत है प्रश्न उत्तर। जी हाँ, आप हमारा वीडियो सुनिए और परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होइए। जी हाँ, यदि यह चैनल आप सभी को अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों के पास शेयर करें। तो लीजिए, ज्यादा विलंब न करते हुए प्रस्तुत करता हूँ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। पाठ है राजा, किसान और नगर। जी हाँ, पहला प्रश्न, सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों में कौन सी भाषा का प्रयोग किया? तो इसका उत्तर है, सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों में पाली भाषा और प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने अपने अभिलेख में कौन से लिपियों का प्रयोग किया है? तो इसका उत्तर है, सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों में खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया है। खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग करते हुए उन्होंने अपने अभिलेख लिखवाए। जी हाँ, अगला प्रश्न है, जनपद तथा महाजनपद के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका उत्तर होगा, जनपद जिसका अर्थ होता है जन माने लोग, पद माने पैर। जहाँ पे लोगों का पैर पड़ा वहीं लोग बस गए, वहीं उनका निवास हो गया। और कुछ ही दिनों में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 50, 100, हजारों की संख्या में लोग एक ही स्थान पर बसते गए। एक गांव हुआ, गांव नगर में बदला, नगर शहर में बदला और कई शहर और नगर गांव को मिला करके जो है एक महाजनपद का निर्माण हुआ। जी हाँ, और 16 महाजनपद की बात करें तो उसमें आपके मगध महाजनपद सर्वशक्तिशाली था। इसके अलावा बज्जी, गंधार, कुरु, पंचाल, उज्जैनी इत्यादि महाजनपद प्रसिद्ध थे। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में किसने सफलता प्राप्त की? तो इसका उत्तर होगा, सम्राट अशोक के अभिलेख को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेस ने 1830 के दशक में यानी 1838 ईस्वी में पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। जी हाँ, अगला प्रश्न है, जेम्स प्रिंसेस कौन था? तो इसका उत्तर होगा, जेम्स प्रिंसेस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी या कर्मचारी था। जी हाँ, अगला प्रश्न है, मगध राज्य सबसे ज्यादा शक्तिशाली क्यों था? कारण बताइए। इसका उत्तर होगा, मगध राज्य की भौगोलिक स्थिति व्यक्तियों के अनुकूल थी। वहां न कम वर्षा होती थी न ज्यादा वर्षा होती थी। इसका दूसरा कारण होगा, मगध राज्य के आसपास गंगा और सोन नदी थी, जिसके वजह से जमीन उपजाऊ थी और उसे सींचा भी जाता था। इसका तीसरा कारण होगा, मगध साम्राज्य में लोहे की पर्याप्त खदान थी, जिसकी वजह से औजार और हथियार बनाने में आसानी होती थी और मजबूती से हथियार बनाए जाते थे और बहुत ही उत्तम किस्म के हथियार औजार बना करके कृषि कार्य किया जाता था और अन्य चीजों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। जी हाँ, इसका अगला पॉइंट होगा, मगध साम्राज्य के जो शासक थे वो अत्यधिक कुशल नेतृत्व और क्षमतावान थे। शासकों की बात करूं तो बिंबिसार, फिर उसके बाद अजातशत्रु, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त
मौर्य, फिर उसके बाद बिंदुसार, फिर उसके बाद सम्राट अशोक। ये शासक काफी शक्तिशाली थे। अगला इसका पॉइंट होगा मौर्य साम्राज्य या मगध साम्राज्य का जंगलों में हाथी का पाए जाना। हाथी का प्रयोग करके सैनिक व्यवस्था को दुरुस्त किया गया, सामान को लाने ले जाने में भी आसानी होने लगी और मगध साम्राज्य शक्तिशाली बन गया। इसका अगला पॉइंट होगा यहाँ पर आवागमन का सुगम व्यवस्था थी। नदी होने के कारण नाव बना करके सामानों को इधर से उधर ले जाने में आसानी होती थी। अगला इसका पॉइंट होगा मगध साम्राज्य की सैनिक व्यवस्था एक विशेष नियमावली के तहत सजाई गई थी और सेना का संचालन 6 उप समितियों के तौर पे चलता था। प्रत्येक समिति का अलग अलग कार्य था, चाहे वो नौसेना समिति हो जाए, थल सेना, रथ सेना और यातायात, खान पान इत्यादि समितियों के द्वारा सेना का कुशल संचालन किया जा रहा था। अगला इसका पॉइंट होगा मगध राज्य की राजधानियों को किले बंद तरीके से व्यवस्थित किया गया था, घेरा गया था और ऐसे किलाबंदी की गई थी कि शत्रु इस पर चाह करके भी आक्रमण नहीं कर सकता था। तो यही कुछ ऐसे कारण हैं जिसके वजह से मगध राज्य अत्यधिक शक्तिशाली था। जी हाँ, अगला प्रश्न है मौर्य साम्राज्य को जानने के लिए उपलब्ध स्रोत क्या हैं? तो इसका उत्तर होगा मौर्य साम्राज्य को जानने के लिए पर्याप्त स्रोतों की यदि हम बात करें तो पहला आता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। जी हाँ, यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दूं, कौटिल्य को 3 नामों से जाना जाता है, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ये 3 नाम एक ही व्यक्ति के हैं। इनके द्वारा रचा गया अर्थशास्त्र मौर्य साम्राज्य की व्यवस्था को बारे में जानने के लिए हमें सहायक होता है। जी हाँ, इन्होंने अपने कृति के माध्यम से सप्तांग सिद्धांत एवं मंडल सिद्धांत की रचना की। सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत स्वामी, अमात्य, दुर्ग, कोश, मित्र इत्यादि चीजों का वर्णन किया कि राजा को कब क्या करना चाहिए, कब किससे सलाह लेनी चाहिए, विस्तृत व्यवस्था दी और मंडल सिद्धांत में नगर निर्माण के संदर्भ में बातें बताई। दूसरा जो इसका स्रोत है वो है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त ने अपनी इस कृति में चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार से नंद का अंतिम शासक घनानंद को हराकर कौटिल्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना ईसा पूर्व 321 में की थी, इसका वर्णन मिलता है। जी हाँ, अगला स्रोत है मेगस्थनीज की इंडिका। जी हाँ, मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका नामक कृति में मौर्य साम्राज्य की सैनिक व्यवस्था का कुशल वर्णन किया है, अद्वितीय वर्णन किया है। मेगस्थनीज ने लिखा है कि मौर्य प्रशासन सैनिक व्यवस्था के अंतर्गत एक समिति और 6 उप समितियों में विभाजित था तथा 5 प्रांतों में विभाजित था। तक्षशिला, स्वर्णगिरी, अन्य प्रमुख इसके प्रांत थे। प्रारंभ में तक्षशिला राजधानी थी, बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया गया था, जो कि वर्तमान में पटना नाम से जानी जाती है। तो समितियों का वर्णन किया, नौसेना, थल सेना, यातायात, खान पान के संदर्भ में सेना और रखरखाव की सेना इत्यादि सेनाओं का जो है वर्णन किया है और समितियों के बारे में विस्तृत जानकारी हमें इंडिका नामक किताब से प्राप्त होती है, जो कि मेगस्थनीज ने लिखा है। जी हाँ, इसका अगला स्रोत है सम्राट अशोक के द्वारा लिखवाए गए अभिलेख। अभिलेखों के माध्यम से एक प्रकार से राजा की नियमावली थी, राजाज्ञा समझ सकते हैं कि बड़ों का आदर करना चाहिए और सभी का सम्मान करना चाहिए, परोपकार की भावना होनी चाहिए। इस प्रकार से बहुत ही
अनुशासन प्रिय बातें सम्राट अशोक ने अपने अभिलेख में लिखी है। तो जब यह अभिलेख पढ़ा गया तब फिर मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। इसके अलावा सिक्के, मूर्तियां और अन्य खुदे हुए मृत भांड के द्वारा मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। और इसका और एक अगला जो स्रोत है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो किताबें हैं, जो ग्रंथ है, इससे भी हमें मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जहां जैन धर्म से ये प्राप्त होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म धारण कर लिया था और उसकी मृत्यु सवर्णगोला जो कि कर्नाटक में है, लास्ट में जो है उपवास से अपने प्राणांत किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। वही सम्राट अशोक बौद्ध धर्म धारण किया था और इस धर्म को बढ़ाने के लिए कई प्रचारक नियुक्त किए थे जिसे महामात कहा जाता है। तो इसकी जानकारी हमें जैन धर्म के ग्रंथ और बौद्ध धर्म के ग्रंथों में प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से इन सभी स्रोतों से मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। जी हाँ, अगला प्रश्न है जातक कथाएं किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा जातक कथाएं बौद्ध धर्म के ग्रंथों को कहा जाता है। जी हाँ, अगला प्रश्न होगा अशोक ने अपने अभिलेख में किन भाषाओं का प्रयोग किया? इसका उत्तर होगा पाली और प्राकृतिक। इन दो भाषाओं का प्रयोग अशोक ने अपने अभिलेख में किया है। अगला क्वेश्चन होगा अमात या महामात किसे कहते हैं? तो जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए थे उन्हें महामात कहा जाता है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन होगा प्रियदर्शी किसे कहा जाता है? जी हाँ, प्रियदर्शी जो है मनोहर मुख वाला राजा, यानी सुंदर दिखने वाला राजा, इसे देव प्रिय भी कहा जाता था। जो मनुष्यों का ही नहीं अपितु देवताओं का जो प्रिय राजा हो, जो जिसकी छवि देखने में सुंदर लगे, मनोहर आकृति हो, उसे ही देव प्रियदर्शी कहा जाता है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन होगा सर्वप्रथम तांबे और चांदी के सिक्के किसने चलवाए? इसका उत्तर होगा सर्वप्रथम तांबे और चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त मौर्य ने चलवाए थे। अगला जो प्रश्न होगा सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलवाए? इसका उत्तर होगा सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने का श्रेय कुषाण राजाओं को जाता है और कुषाण राजाओं के अंतर्गत कनिष्क काफी विख्यात शासक है और ये राजागण अपने नाम के साथ में देव पुत्र लगाते थे, अर्थात ये अपने आप को देवताओं का पुत्र मानते थे। अगला प्रश्न होगा बहुत प्रकार के सिक्के चलाने का श्रेय किसे जाता है? इसका उत्तर होगा सातवाहन राजाओं को बहुत प्रकार के सिक्के चलाने का श्रेय जाता है। इस राजवंश ने चांदी के, सोने के, शीशे के, तांबे के, टीन के, लोहे के, प्लास्टिक के इत्यादि प्रकार के इन्होंने सिक्के चलवाए थे। जी हाँ, अगला जो प्रश्न है कि सबसे ज्यादा साहित्य एवं सांस्कृतिक का विकास किस राजवंश ने किया? इसका उत्तर होगा गुप्त राजाओं ने सबसे ज्यादा साहित्यिक और सांस्कृतिक कृतियों का विकास किया। गुप्त काल में साहित्य बहुत ही अधिक फला फूला, इसलिए साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में गुप्त काल को स्वर्ण युग माना गया है और इसमें समुद्रगुप्त काफी प्रसिद्ध था और उसने एक अभिलेख लिखवाया था जिससे ये जानकारी प्राप्त होती है। इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के नाम से जाना जाता है और इसे हरिशेन ने उत्प्रेरित करवाया था। जी, हरिशेन ने लिखा था इसे। इससे समुद्रगुप्त के शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। एक और अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसे प्रभावती ने करवाया है, रुद्रदामन अभिलेख जो था, जूनागढ़ का अभिलेख। तो इन सब चीजों से भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। जी हाँ, तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप शेष चीजों के लिए अपनी NCERT की किताब देखें और
उसे पढ़ करके परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।